हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफएफ अ गेम ऑफ पावर। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है अपने वैन और जाओ से, जो अभी महल की तरफ वापस जा रहे होते हैं। वैन जाओ से बोलता है, धन्यवाद मुझे घुमाने के लिए। जाओ एक खड़ूस सा चेहरा बना के बोलता है, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैन फिर बोलता है अचानक से कि तुमने मेरे से शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला, क्या प्लान है तुम लोगों का। जाओ थोड़ा सा घबरा जाता है और अटकते हुए कहता है प्लान? कैसा प्लान? तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो। वैन हंसता है और कहता है समझ गया मैं कि पक्का कोई प्लान है, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी जिद करूँ तुम बताओगे नहीं, तो रहने दो। वैन और जाओ महल के आगे पहुँच गए होते हैं। जाओ फिर बोलता है, वैसे तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो? इतनी सारी लड़कियां थी यहाँ पे पर तुमने मुझे चुना, एक लड़के को, क्यों? जाओ बोलता है, तुम्हें लड़के पसंद है क्या? और अगर लड़के पसंद भी है तो मुझे ही क्यों पसंद किया? वह हंसता है और कहता है, ये बात नहीं है कि मुझे लड़के पसंद है, बात ये है कि मुझे तुम पसंद हो। बस मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। जाओ हंसता है और कहता है, ठीक है, शादी के बाद बना के क्या रखोगे अपनी? तुम जैसा कहते हो, पत्नी, नौकरानी या फिर तुम्हारा खाना। वैन एकदम शांत रहता है, उसके चेहरे पे एक अलग सा ही इम्प्रेशन रहता है, मतलब ना प्यार सामने झलक रहा होता है उसके चेहरे से। वैन अपने घुटनों पे बैठ जाता है और ये देख के जाओ सोच रहा होता है कि वैन करने क्या वाला है। वैन फिर अपने हाथों में जाओ का पाँव रख लेता है। वैन कहता है, नौकर बिल्कुल नहीं, तो तुम्हें अपने सर पे सजा के रखूंगा एक ताज की तरह। मैं तो तुम्हें अपने दिल में रखूंगा, पाँव में नहीं। मैं तुम्हारे पाँव में रहूंगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। ये बात सुन के जाओ एकदम शांत हो जाता है। फिर जाओ अपने होश में आता है, वैन से अपना पाँव हटाता है और कहता है, फालतू की बातें मत करो। और ये कहते ही अंदर जाने लगता है। वैन के चेहरे पे तो एक अलग से खामोशी थी, एकदम उसके चेहरे पे प्यार ही झलक रहा था। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जाओ अपने कमरे में बैठा हुआ था और नाइट हो चुका था उस समय। जाओ को ऐसा लगता है कि उसकी खिड़की के पास कोई है। जाओ जैसे अपने खिड़की के पास जाता है वैसे ही खिड़की से वैन अंदर आ जाता है। वैन सीधा जाओ के ऊपर गिर जाता है। उन दोनों की नजरें तो थोड़ी देर एक दूसरे से मिलती रहती हैं, पर जाओ फिर वैन को धक्का देके अपने ऊपर से हटा लेता है। वैन तो मुस्कुरा रहा होता है और जाओ को गुस्सा आ रहा होता है। जाओ कहता है, ये क्या हरकत है, तुम खिड़की से क्यों आए? गेट नहीं है क्या? और पहली बात, तुम आए ही क्यों? वैन कहता है, तुमसे मिलने। जाओ कहता है, क्यों? तुम्हारा तो रिवाज है ना कि शादी के 3 महीने पहले एक दूसरे से मिलते नहीं है। वैन कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं घर जा रहा था तो मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि अब तो 4 महीने बाद ही मुलाकात होगी। जाओ गुस्से में कहता है, ठीक है मिल लिए, अब जाओ यहाँ से। वैन कहता है, इतना रूखा सूखा कौन मिलता है? वैन उठ जाता है और जाओ को गले लगा लेता है। वैन ने जैसे ही जाओ को गले लगाया था वैसे ही जाओ थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर जाओ अपने होश में आता है और वैन को धक्का देता है और कहता है, ये क्या हरकत है, कितनी बार कहा है मुझे छुआ मत करो। वैन कहता है, हम होने वाले पार्टनर हैं यार, गले लगाना तो चलता ही है ना यार। जाओ कहता है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे छुए, मैं कह चुका हूँ। वैन कहता है, मैं कोई भी नहीं आता ना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ यार। जाओ कहता है, कमरे से निकलो। वैन कहता है, अरे यार इतने खड़ूस हो तुम, अब तो मुझे डर लग रहा है कि शादी की पहली रात जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम तो मेरा गला ही दबा दोगे। जाओ कहता है, हाँ दबा दूंगा, और अगर तुम अभी कमरे से नहीं निकले तो अभी ही तुम्हारा गला दबा दूंगा, निकलो कमरे से। वैन फिर उठ जाता है और कहता है, ठीक है अभी तो जा रहा हूँ पर शादी के बाद कहीं नहीं जाऊंगा। और ये कहते ही खिड़की से जाने लगता है। जाओ बोलता है, गेट से जा सकते हो। वैन बोलता है, खिड़की में मजा आता है, शादी से पहले 2 आशिक एक दूसरे से छुप छुप के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है। जाओ इन सब बातों से इरिटेट हो जाता है। जाओ कहता है, जहाँ से भी जाना है पर तुम जाओ, फटाफट जाओ। वैन मुस्कुराता है और कहता है, जा रहा हूँ, बहुत गुस्सेल हो तुम। और ये कहते ही वैन खिड़की से बाहर चला जाता है। जाओ को अब सांस में सांस आती है। जाओ कहता है, हाँ चला गया फाइनली। तभी खिड़की से वैन अपनी ऐसे ना अपना सर निकाल के बोलता है, बाय बाय, शुभ रात्रि, मिलते हैं 4 महीने बाद शादी करने के लिए। और ये कहते ही फटाफट वहाँ से चला जाता है। जाओ कहता है, क्या सर दर्द है ये। अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े को लेके जंगल के अंदर जा रहा होता है। वैन थोड़े अंदर गया ही होता है तभी वहाँ पे वैन को बिच्छू मिल जाता है। बिच्छू वैन से कहता है, तुमने ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है वैन, देखना अब तुम जैसे ही अपने घर जाओगे वैसे ही तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत मारने वाली है,
तो संभल के जाना। वैन अपने घोड़े से उतर जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, माँ कान जरूर खींचेगी मेरा, पर मुझे इतना मारेगी नहीं। बिच्छू बोलता है तुम शादी क्यों करना चाहते हो जाओ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैन बोलता है मुझे जाओ से प्यार हो गया है पहली नजर में। बिच्छू बोलता है पहली नजर में? कब देखा तुमने जाओ को? वैन बोलता है सपनों में। बिच्छू बोलता है सपनों में? वैन बोलता है हाँ सपनों में। बिच्छू बोलता है सब उस लड़की की गलती है, उसने ही ना जाओ की तारीफों के पुल बांधे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। वैन हंसता और कहता है उसको कुछ मत बोलो, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे माँ से अपनी और जाओ की शादी की बात करनी है। 4 महीने बाद जाना भी तो है धूमधाम से, बहुत सी तैयारी करनी पड़ेगी मेरी माँ को। बिच्छू कहता है हाँ करनी तो पड़ेगी, ठीक है अब तुमने शादी का सोच ही लिया है, तब कोई कुछ भी करे तो मैं रोक नहीं पाएगा, पर मैं पहले ही कह देता हूँ जाओ जीसू से उतना लगाव मत करना। मुझे पता है जाओ ने शादी के लिए किसी रीजन से हाँ बोला है, क्योंकि उस समय तो वो एकदम मना कर रहा था। मुझे कुछ चाल चलनी पड़ी ताकि वो हाँ बोल दे 1 मिनट के लिए। वो तुम्हें मार सकता है वैन, इसलिए ध्यान देना। वैन मुस्कुराता है और कहता है उसके हाथ से तो मरना भी मंजूर है। बिच्छू कहता है फालतू की बातें मत करो, अगर उसने तुम्हें जान से मारा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। वैन हंसता है और कहता है वो मुझे नहीं मारेगा, मुझे यकीन है उसको मेरे से प्यार बहुत जल्दी हो जाएगा। बिच्छू कहता है तुम्हें खुद पे बहुत यकीन है? वैन कहता है तो सही, मैं हुई ऐसा कि कोई भी मुझे पसंद करने लग जाए। क्यों, तुम मेरे से नफरत करते थे, फिर तुम भी मुझे पसंद करने लग गए थे ना? बिच्छू कहता है हाँ ये भी है, चलो ठीक है अब तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वैन कहता है ठीक है। अब दिखाया जाता है एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे पूरा ना एकदम सजावट हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वहाँ पे अपना वैन खड़ा था सामने, और वैन के चेहरे पे बहुत ही मुस्कुराहट रहती है। तभी सामने से जाओ जिसू आता है जिसने शादी की ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके बाल में वो हेयर पिन भी था जो वैन ने दिया था। जाओ वैन के सामने खड़ा हो जाता है और एक प्यारी सी स्माइल देता है। तभी वैन की नींद खुल जाती है। वैन वो सब सपना देख रहा था। वैन की नींद एक बहुत ही प्यारे कमरे में हुई थी। वो कमरा बहुत ही बड़ा था। उस कमरे में एक जाओ जिसू की बहुत बड़ी पेंटिंग थी। वैन जाओ जिसू की पेंटिंग की तरफ देखता है और कहता है ये सपना जल्दी सच हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, बस माँ को मना लूँ। माँ से आज बातें भी करनी है, पता नहीं माँ मुझसे कल से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वैन के कमरे में एक लड़की आती है जो वैन से बोलती है मैं अंदर आ सकती हूँ? वैन बोलता है हाँ आ जाओ। वो लड़की वैन के लिए चाय लाई थी। वैन उस लड़की से बोलता है गुजियान मम्मी कहाँ पे है? वो लड़की अपनी गुजियान रहती है। गुजियान बोलती है मैडम तो रिचुअल करने गई है। वैन बोलता है कितनी बार कहा है मैंने, तुम उन्हें मैडम मत बोला करो, मम्मी को भी पसंद नहीं है कि तुम उन्हें मैडम बोलो, तुम उन्हें मम्मी बोल सकती हो, उन्होंने कितनी बार कहा है तुमसे। गुजियान बोलती है पर मैं कैसे बोल सकती हूँ उन्हें? वैन बोलता है अपने मुंह से बोल सकती हो पागल, और ये कहते ही गुजियान के सर पे मारता है। गुजियान वैन के लिए चाय लाई होती है तो गुजियान वैन को चाय दे देती है। वैन गुजियान को थैंक यू बोलता है और कहता है जब मम्मी आए तो उनसे बोलना कि उनका प्यारा बेटा उनसे मिलना चाहता है। गुजियान बोलती है पर आपकी प्यारी मम्मी आपसे मिलना नहीं चाहती। वैन बोलता है क्यों, मम्मी क्यों नहीं मिलना चाहती? गुजियान बोलती है ये आप पूछ रहे हैं कि मैडम आपसे मिलना क्यों नहीं चाहती? एक तो आपने मैडम से बिना पूछे बिना इजाजत लिए हुए भूत घाटी के बाहर चले गए, और दूसरी बात वहाँ के लड़के से आपने शादी भी पक्का कर लिया। आपने एक बार भी मैम से पूछा क्या? अब मैम मेरे पे गुस्सा हो रही है कि मैंने ही आपके सामने जाओ जिसू की बातें की थी, इसलिए मैम को लग रहा है कि मेरे ही कहने पे आप शादी कर रहे हैं। वैन केजिंग बोलता है ये थोड़ा ना बात हुई, मैं तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, एक काम करना तो मम्मी से ना एक बात कहना। गुजियान बोलती है नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। वैन बोलता है प्यारी गुजियान प्लीज मेरी बात मान लो ना। गुजियान बोलती है ठीक है ज्यादा मस्का मत लगाइए, बोलिए क्या बोलना है। वैन बोलता है बस इतना बोल देना कि उनका प्यारा बेटा बीमार है। गुजियान बोलती है बीमार, पर आप तो बीमार नहीं है। वैन केजिंग बोलता है बोल तो देना। गुजियान बोलती है ठीक है बोल दूंगी। अब हमें एक औरत दिखाई जाती है जो बहुत ही खूबसूरत रहती है। वो औरत कुछ रिचुअल कर रही होती है। वो औरत अपनी आंखें बंद करके हाथ से कोई साइन बना के मन में ही मंत्र पढ़ रही होती है, और उसके आसपास बहुत से लड़के खड़े रहते हैं। वो औरत एक जंगल के सामने अपना रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। वो जो औरत रहती है वो अपने वैन केजिंग की माँ रहती है। वहाँ पे गुजियान भागते भागते आती है।
गुजियान देखती है कि वैन की माँ रिचुअल कर रही होती है तो गुजियान वहीं पे रुक जाती है। रिचुअल जैसे ही खत्म होता है वैसे ही गुजियान वैन की माँ के पास जाती है और कहती है गुरुजी की तबीयत खराब है। ये सुन के वैन की माँ को टेंशन होने लगता है। वैन की माँ फटाफट वहाँ से बिना किसी से कुछ बोले जाने लगती है। अब हमें भूत घाटी दिखाया जाता है जो बहुत ही सुंदर रहता है। लोग जैसा सोचते हैं काला घना जंगल वैसा नहीं रहता, वो बहुत ही सुंदर कबीला रहता है। वहाँ के घर बहुत ही अच्छे रहते हैं, वहाँ पे बहुत रंग बिरंगे फूल रहते हैं। उस जगह को देख के ऐसा लगता है कि जंगल के देवता का उस जगह पे हाथ है। वो जगह बहुत ही हरा भरा सुंदर रहता है। वैन की माँ वैन के पास जैसे ही जाती है वैसे ही वैन बीमार होने का नाटक करता है। वैन अपने बिस्तर पे ही बीमारों की तरह लेट जाता है। वैन की माँ टेंशन से वैन से पूछती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? और इसके शरीर पे हाथ रखने लग जाती है ये करने के लिए कि इससे बुखार है कि नहीं। वैन बहुत ही बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था और वो खांस भी रहा था। वो खांसते खांसते उठता है पर वैन की माँ कहती है बेटा तुम लेट जाओ, आराम करो। पर वैन उठता है और फटाफट अपनी माँ को हक कर लेता है और कहता है सॉरी ना मम्मा, माफ कर दो। वैन की माँ समझ जाती है कि वैन नाटक कर रहा था, इसलिए वो गुस्सा होकर बोलती है कि ऐसा झूठ कौन बोलता है, और हल्के से ही वैन को मारती है। वैन बोलता है तो मैं क्या करूँ, आप कल से मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे। वैन की माँ गुस्से में बोलती है क्यों करूँ बात, तुमने मेरी बात मानी क्या? मैंने कहा था ना कि हम लोग उन लोगों के सामने कभी नहीं जा सकते, पर तुमने क्या किया, अकेले ही वहाँ पे चले गए और तुम शादी भी पक्का करके आ गए। वैन कहता है मम्मी आपको ये टेंशन है क्या कि वो लड़का है, वो वंश आगे नहीं बढ़ा पाएगा हमारा। वैन की माँ कहती है मुझे इन सब बातों की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तुम्हें अगर वो पसंद है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि तुम्हें लड़का पसंद है या फिर लड़की, पर तुम यहाँ के लोगों से शादी करते ना, वहाँ के लोग तुम्हें पता है ना कि वो लोग कैसे हैं। वैन कहता है मुझे पता है पर जाओ जिसू ऐसा नहीं है। वैन की माँ कहती है अच्छा तो वो कैसा है? वैन कहता है सबसे अलग है, उसे ना सच्चाई से फर्क पड़ता है और वो जब जानेगा हम लोग बुरे नहीं हैं तो वो मुझे भी पसंद करने लग जाएगा। वैन की माँ कहती है ठीक है देखते हैं कि वो कैसा इंसान है, पर ये याद रखना शादी के बाद उसे रिचुअल परफॉर्म करने पड़ेंगे जो मैं करती हूँ, उसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। वैन खुश होकर कहता है मतलब अब ये शादी के लिए मान गए? वैन की माँ कहती है और कर भी क्या सकती हूँ, वो तुम्हारी पसंद है, और वैसे भी बाहर के लोगों को हमारे बारे में पता चल ही गया है तो कुछ मैं छुपा तो सकती नहीं हूँ उन लोगों से कि हम एडजस्ट करते हैं या फिर नहीं। वैन की माँ एकदम सीरियस होकर बोलती है पर एक बात सुन लो वैन। वैन भी सीरियस होकर बोलता है हाँ बोलिए। वैन की माँ बोलती है कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताओगे, अपनी होने वाली पत्नी को भी नहीं, ठीक है? वादा करो। और ये कहते ही वैन की माँ अपना हाथ वैन के आगे ले जाती है। वैन अपना हाथ अपनी माँ के हाथ में रखता है और कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। वैन की माँ कहती है ठीक है। फिर वैन की माँ कहती है वैसे वो गुजियान कहाँ है, उसने तुम्हारे साथ मिलके मुझसे झूठ बोला। वैन कहता है गुजियान को कुछ मत बोलो ना मम्मा। वैन की माँ कहती है क्यों ना बोलूं। फिर वैन की माँ जाओ जिसू की पेंटिंग की तरफ इशारा करके बोलती है उसने ही तो उसके चेहरे के बारे में बताया था ना, तभी तुमने ये पेंटिंग बनाया था, वही उनकी तारीफ करती रहती थी, इस वजह से तुम्हारे दिल में वो छाने लगा और तुमने क्या किया, उससे सीधा शादी पक्का कर दिया। वैन केजिंग बोलता है ऐसी बात कहाँ है मम्मा, किसी की तारीफ करने से मैं पिघल जाऊंगा क्या? वैसे आपने भी तो यहाँ की लड़की लड़कों की बहुत तारीफ की, पर मैंने किसी से शादी की बात की क्या? मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इससे शादी की बात की। वैन की माँ वैन से कहती है तुमसे कोई बातों में जीतता है क्या आज तक जो मैं जीत जाऊंगी? वैन की माँ बोलती है अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी तुम्हारी शादी की। और ये सुन के वैन मुस्कुराता है। वैन की माँ कहती है ज़्यादा मुस्कुराओ मत, मैं तुमसे अभी भी थोड़ा बहुत नाराज हूँ। वैन कहता है पर क्यों? वैन की माँ कहती है मैं हूँ, अब जब तक जाओ जिसू मेरे सामने नहीं आया और मैं देख नहीं ली कि वो कैसा इंसान है, तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं, तब तक मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। वैन मुस्कुराता है और कहता है तब ठीक है, मुझे पता है आपको जाओ जिसू बहुत ही अच्छा लगेगा। वैन की माँ कहती है देखते हैं। वैन कहता है देख लेना मम्मी। फिर वैन की माँ वैन के सर पे हल्का सा मारती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद में गुजियान आती है और कहती है कि हम शादी के लिए मान गए। वैन केजिंग आँख मारता है मतलब शादी के लिए मान गई। गुजियान तो खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं मास्टर शू से अब मिल पाऊंगी। वैन मुस्कुराता है। वैन फिर कहता है कि वैसे वो बच्ची कहाँ पे है? गुजियान कहती है वो बच्ची वो तो ट्रेनिंग कर रही है। वैन कहता है ट्रेनिंग कर रही है क्यों? गुजियान कहती है वो तो उस दिन से ट्रेनिंग करी जा रही है जब से यहाँ पे आई है। वो कहती है कि मैं यहाँ के राजा का रक्षा करना चाहती हूँ, मतलब आपकी रक्षा करना चाहती है, इसलिए वो दिन भर ट्रेनिंग करती रहती है। वैन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी उम्र ही क्या है अभी, उसे तो अभी खेलना कूदना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। गुजियान कहती है मैंने बहुत बार बोला पर वो मेरी सुनती ही कहाँ है, आप बोलो तो शायद सुन ले। वैन बोलता है ठीक है मैं उससे बात करूंगा। अब यहाँ पे वही बच्ची की बात चल रही है जिसे बलि पे चढ़ाया था। अब अपने वैन और गुजियान को दिखाया जाता है जो उस बच्चे के पास जा रहे
होते हैं। वैन को रास्ते में जो भी मिल रहा था उसको बधाई दे रहा था कि आपकी शादी होने वाली है, तो शादी की बधाई हो। और वैन अपना मुस्कुरा के सबको धन्यवाद धन्यवाद कह रहा था। अब उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे सब युद्ध कला सीखते हैं। तो पहुँच जाता है और देखता है कि वो बच्ची बहुत ही अच्छा तलवार चला रही थी। वैन गुजियन से कहता है ये तो युद्ध कला में काफी अच्छी लग रही है, मतलब इसने काफी जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है, फिर भी इसके माँ बाप ने इसे यहाँ भेज दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। गुजियन कहती है ऐसा ही होता है, यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं उनको यहाँ पे पैसे से भेजा जाता है, उनके पेरेंट्स को पैसा दे दिया जाता है। वैन गुजियन से कहता है माफ़ करना गुजियन, पर तुम्हारे तो पेरेंट्स नहीं थे, फिर तुम्हें यहाँ पे क्यों आना पड़ा। गुजियन कहती है कि मुझे तो महल वालों ने ही पाला पोसा था, इसलिए मैं उनकी ही थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पे भेजना चाहते थे, पर जाओ सर ने मुझे बचाने के लिए वहाँ से भगा दिया मुझे, पर मैं भागते भागते जंगल में ही पहुँच गई। गुजियन कहती है फिर तो आप आगे जानते ही है ना। वैन कहता है हाँ। अब गुजियन कैसे बची थी, मतलब कैसे वो वैन से मिली, ये तो आपको आगे ही बताया जाएगा। वैन उस बच्ची को तो तलवार चलाते ही देख रहा था, वो बच्ची काफी अच्छा तलवार चला रही थी। वो बच्ची वहाँ पे सबसे छोटी थी, पर वो तलवार उन लोगों जैसा ही चला रही थी, मतलब काफी अच्छा वो तलवार चला रही थी। बाकी लोगों की नज़र वैन पे पड़ती है तो वो सब अपने घुटने पे आ जाते हैं और वैन को सलामी देते हैं, मतलब ऐसा ना नमस्ते करते हैं एक तरीके से। वैन सबसे कहता है तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है, उठ जाओ। बच्ची जैसे ही वैन को देखती है वो भी अपने घुटनों पे आ जाती है। वैन उस बच्ची के पास जाता है और अपने हाथों से उसे उठाता है और कहता है तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें पता है ना यहाँ पे 13 साल से ऊपर वाले ही लोग आ सकते हैं, हमारे यहाँ पे युद्ध कला 13 साल के बच्चे तक को सिखाया जाता है, पर तुम अभी सिर्फ 9 साल की हो, तो तुम अभी खेलो कूदो पढ़ाई करो, बाद में युद्ध कला सीख लेना। बच्ची कहती है नहीं, मुझे अभी से ही सीखना है, मुझे सबसे अच्छा योद्धा बनना है ताकि मैं आपका रक्षा कर सकूं। बच्ची कहती है मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरा जीने का मकसद आपकी रक्षा करना ही है। वैन कहता है ठीक है, तो तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम पढ़ाई करो। वो बच्ची कहती है ठीक है मास्टर, मैं पढ़ाई भी करूंगी, पर मैं तलवार चलाना छोड़ूंगी नहीं, मैं वादा करती हूँ कि मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दूंगी, पर मैं तलवार भी चलाऊंगी। वैन बस बच्ची से और कुछ नहीं कह पाता और उसके सर पे हाथ रख लेता है और एक मुस्कुराहट देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अपने वैन की माँ को दिखाया जाता है जो बहुत सारे शगुन के लिए चीजें तैयार की होती है, मतलब बहुत ही सोना, बहुत ही कपड़े, पूरा सजा पड़ा था एक कमरा। वैन की माँ के पास एक औरत खड़ी थी जिसके पूरे वाइट बाल थे, वो अपनी बिच्छू की माँ थी। बिच्छू की माँ कहती है इतने सारे शगुन के लिए चीजें। वैन की माँ कहती है हाँ क्यों नहीं, एक लौता बेटा है मेरा। बिच्छू की माँ कहती है ये तो है, देखना वहाँ के सारे लोग सोचते रह जाएंगे कि भूत घाटी भी इतनी अमीर हो सकती है क्या। वैन की माँ एक प्यारी सी स्माइल देती है। वैन की माँ कहती है मैं उनको दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही, मैं तो अपनी खुशी के लिए कर रही। बिच्छू की माँ कहती है मैं जानती हूँ। अब कहानी सिर्फ 5 फ्लिक्स लाइन पे होती है जहाँ पे अपना जाओ जिसु मजे से बैठा हुआ था, तभी एक दासी आती है और जाओ जिसु को बोलती है गाओचोन सर ने आपको बुलाया है। जाओ जिसु बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। जाओ जिसु जैसे ही गाओचोन के पास जाता है वैसे ही देखता है कि वो पूरे सामानों से भरी हुई है, मतलब बहुत सारा सोना, बहुत सारा कपड़े, मतलब बहुत सारे सजने के सामान। जाओ जिसु बोलता है ये क्या है। गाओचोन बोलता है कि तुम्हारे शगुन के तौर पे भूत घाटी वालों ने ये भेजा है। सैनसन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतने अमीर होंगे, ये करते क्या है, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। गाओचोन बोलता है एक ही तो इंसान है, लोगों से हड़प हड़प के रखता होगा अपने पास। अपना जाओ जिसु तो वो देख के शौक रहता है क्योंकि वो बहुत सारे सामान होते हैं। अब जाओ जिसु अपने कमरे में चला जाता है और धीरे धीरे करके सारे दास उसके कमरे में उसके शगुन का सामान लाए होते हैं। उसका कमरा तो पूरा भर गया होता है। अपना गाओ वेनिंग जब उस सामानों को देखता है तो कहता है ये क्या है। जाओ जिसु बोलता है कि मेरी शगुन का सामान है। गाओ वेनिंग के तो आंखें बड़े हो जाती है, वो कहता है इतना सारा। जाओ जिसु बोलता है हाँ इतना सारा। गाओ वेनिंग बोलता है वैसे ये शगुन लाया कौन, वैन आया था क्या। जाओ जिसु बोलता है नहीं, गाओचोन सर ने बोला है कि ये बिच्छू के लोग लाए हैं। गाओ वेनिंग बोलता है ये वैन और बिच्छू का कुछ लगता नहीं है कि रिश्ता है। जाओ जिसु बोलता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब कहानी सिर्फ अपने बिच्छू पे होती है जो गाओचोन को बोल रहा होता है कि देखो तुम लोगों का रिश्ता फिक्स हुआ है, बीच में मुझे मत फंसाओ, मैं ये सामान लाने और ले जाने वाला काम नहीं करने वाला, ठीक है। आइंदा से कोई सामान आया तो मैं तुम्हें बोल दूंगा भूत घाटी से तुम लोग ही ले आना, मैं अब कुछ नहीं करने वाला। बिच्छू को ये सब बोलना पड़ता है क्योंकि वैन नहीं चाहता कि सबको पता चले कि बिच्छू और भूत घाटी मिले हुए हैं। गाओचोन बोलता है ठीक है। बिच्छू कहता है फिर बिच्छू वहाँ से चला जाता है। और कहानी 3 महीने बाद शुरू होती है। अब शादी के लिए बस 1 महीने ही बचे थे। वैन की तरफ से तो बहुत ही तैयारी चल रही होती है, जाओ की तरफ से भी तैयारी चल रही होती है, थोड़ी बहुत, उतनी कुछ खास नहीं। जब खाने वाने की बात हो रही होती कि खाना कितना बनाना होता है तो वहाँ का लीडर
गाओचोंग कहता है कि मुझे नहीं पता वहाँ से कोई आएगा कि नहीं, और ये भी नहीं पता कि वहाँ के लोग हमारा खाना खाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि उन्हें तो इंसान ही पसंद है ना। और ये कहते ही गाओचोंग हंसने लगता है और उसके पीछे पीछे 2-3 चेले चपेटे हंसने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे जाओ जिसू आता है। गाओचोंग कहता है अरे सही टाइम पे आओ, वैसे बताओ कि तुम्हारे शादी में क्या क्या बनवाना है, तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ। जाओ जिसू कहता है कि इन सब तमाशों में मुझे शामिल मत दीजिए, मुझे एक काम दिया गया है वो मैं करूँगा। गाओचोंग मुस्कुराता है और कहता है हाँ ठीक है। जाओ जिसू कहता है वैसे ये क्या तमाशा है। गाओचोंग बोलता है क्या तमाशा। जाओसू बोलता है कि मेरे कमरे में एक ड्रेस बनाने वाली आई है जो मेरा नाप ले रही है और पूछ रही है कि आपको ड्रेस कैसा चाहिए और किस रंग का चाहिए। गाओचोंग कहता है हाँ तो तुम शादी में पहनोगे ना भाई, पहली बार हमारे यहाँ पे ऐसी शादी हो रही है, एक लड़का और एक लड़का की, तो धूमधाम से तो हम भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे की कमी थोड़ा है। गाओचोंग कहता है अभी पैसा बर्बाद करेंगे तभी तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे ना, तुम जानते नहीं हो। जाओ जिसू एक गहरी सांस लेता है और अपने गुस्से को दबाता है और कहता है आपको जो करना है कर लीजिए, मैंने पहले ही कहा था, पर मुझे इन तमाशों में शामिल मत कीजिए, कहा था ना मैंने। गाओचोंग कहता है तो हमने क्या किया। जाओ जिसू बोलता है क्या जरूरत थी मेरे कमरे में ड्रेस वाली को पहुंचाने के लिए, जैसा ड्रेस देते मैं पहन लेता। गाओचोंग कहता है ठीक है अब बहस करना बंद करो, हो गई गलती, अब मुझे बहुत सी तैयारी करना है तो मुझे करने दो। जाओ जिसू बहुत गुस्से में रहता है। जाओ जिसू मन में ही कहता है कि सब तमाशा कर रहे, खराब हो रहा है मेरा। जाओ जिसू गुस्से से ही वहाँ से चला जाता है। अब कहानी से वैन पे होती है। वैन गुजियान को लेके कहीं जा रहा होता है। गुजियान वैन से कहती है कहाँ जाना है गुरुजी, काफी देर से हम चल रहे हैं। वैन कहता है चलते जाओ बस। और फिर वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं, एक छोटी सी गुफा रहती है। गुजियान वैन से कहती है एक गुफा। वैन कहता है हाँ अब अंदर चलो। वैन तो अंदर चला जाता है। गुजियान मन में ही कहती है एक गुफे के अंदर जाना है, कितना अंधेरा होगा। पहले पता रहता तो एक मसाल जरूर लेके आती। फिर गुजियान भी वहाँ अंदर चली जाती है। गुजियान जैसे ही अंदर जाती है वैसे ही देखती है कि उस गुफे में बहुत सारी जुगनू थी, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। फूल भी थे वहाँ पे काफ़ी सारे रंग बिरंगी, और अंधेरा तो बिल्कुल नहीं था। गुजियान वो देख के ना सरप्राइज हो जाती है और उसे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। गुजियान वैन से कहती है बहुत प्यारी जगह है गुरुजी, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैन कहता है बस देखते जाओ। वैन गुजियान से कहता है थोड़े दूर हो जाओगे। गुजियान थोड़ी दूर हो जाती है। फिर वैन अपनी जादुई शक्ति का यूज़ करता है और वहाँ पे ना थोड़े अलग से कोई फूल उगा देता है। गुजियान बोलती है कैसे फूल हैं गुरुजी। वैन बोलता है इन फूलों से एक लेप बनता है। गुजियान कहती है उन लेपों का क्या फ़ायदा होता है। वैन कहता है उस लेप को शरीर में लगाने से शरीर काफ़ी सुंदर दिखने लग जाता है और धूप का भी असर शरीर पे ज़्यादा नहीं पड़ता, हमारा शरीर काला नहीं होता और चेहरे में निखार काफ़ी ज़्यादा आता है। गुजियान कहती है तो मेरे लिए भी बनाइए ना, मैं भी यूज़ करूँगी। वैन कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकता, हमारे यहाँ पे रिवाज है शादी के 1 महीने पहले पति या फिर पत्नी ये लेप बनाती है और फिर ये लेप दोनों यूज़ करते हैं। गुजियान कहती है अच्छा तो ये आप जाओ सर के लिए बना रहे हैं ना। वैन कहता है हाँ ये मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो आता नहीं है ना, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। गुजियान कहती है ओ ऐसी बात है, पर इस लेप का यूज़ कैसे करते हैं। वैन कहता है बड़ा आसान है, पहले शरीर में लगा लो, थोड़ी देर रखो, फिर नहा लो, हो गया। गुजियान कहती है ओ अच्छा। वैन कहता है अब अच्छा करना बंद करो, इस फूल को तोड़ो ताकि हम लेप बना सके। गुजियान कहती है हाँ ठीक है। फिर गुजियान और वैन उस फूल को पूरा तोड़ लेते हैं और महल पहुंच जाते हैं। अब वैन उस लेप को बनाने लग जाता है, तभी वहाँ पे वैन की माँ आ जाती है और कहती है ओह तुम लेप बना रहे हो। वैन की माँ कहती है इतना कामचोर इंसान कोई काम भी कर सकता है क्या, मुझे नहीं पता था। वैन कहता है माँ मुझे छेड़ो मत। वैन की माँ कहती है मैं तुम्हें नहीं छेड़ रही हूँ, ये तो सच है। फिर वैन की माँ गुजियान से कहती है गुजियान तुम भी यहाँ पे काफ़ी समय से हो, तुमने कभी देखा है इस नालायक को काम करते हुए। गुजियान कहती है नहीं देखा तो नहीं है। वैन कहता है आप दोनों मुझे छेड़ना बंद करोगे। वैन की माँ कहती है ठीक है, वैसे जब तुम ये लेप पहुँचा दोगे ना तब इसमें एक लेटर भी पहुँचा देना, उसमें लिख देना कि शादी में वो कोई भी कलर पहने पर गहरा पहने, ठीक है। वैन कहता है ठीक है। गुजियान वैन की माँ से पूछती है पर गहरा रंग क्यों। वैन की माँ कहती है हमारे यहाँ पे मानता है, हम ऐसा करते हैं। गुजियान कहती है हाँ पर क्यों। वैन की माँ मुस्कुराती है और कहती है
बस ऐसे ही हमारे यहाँ पे माना जाता है कि शादी के जोड़े का रंग जितना गहरा होता है उतना ही उनकी शादी अच्छी चलती है। गुजन कहती है ओ, फिर वैन की माँ गुजन के सर पे हल्का सा मारती है और कहती है तुम तो एक सवालों की टोकरी हो, जब से आई हो तब से कुछ ना कुछ पूछती रहती है। गुजन अपना जीभ निकालती है और मुस्कुराती है। फिर वैन की माँ वहाँ से चली जाती है। वैन ने वो लेप बना लिया होता है। वैन जंगल में रहता है, बिच्छू का इंतजार कर रहा होता है। बिच्छू जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वैसे वो कहता है यार मुझे सामान देना बंद करो, नहीं तो उसे शक हो जाएगा कि हम दोनों दोस्त हैं। वैन कहता है तुम नाटक कर लेना ना मेरे पे गुस्सा करने का, तब सबका शक हट जाएगा। बिच्छू कहता है जितना तुम सोचते हो ना उतना आसान नहीं है, मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारे जाओ जिसू को पहले ही हम पे शक है। वैन कहता है ठीक है, आज के बाद नहीं दूंगा, लास्ट है, प्लीज़ पहुंचा दो, फिर तो हमारी शादी हो ही जाएगी ना। बिच्छू कहता है ठीक है। फिर बिच्छू वो लेप लेके वहाँ से चला जाता है। बिच्छू जाओ जिसू के पास सीधा पहुँचता है और कहता है ये लो लेप भूत घाटी की तरफ से आया है। जाओ जिसू बिच्छू से कहता है वैसे तुम्हें ही भूत घाटी सब सामान क्यों देती है? बिच्छू कहता है क्योंकि मैं उसके बाप का नौकर हूँ, मुझे क्या पता कि वो मुझे ही सामान क्यों देती है, बस मेरे घर पहुँचा देती है और आदेश मिल जाता है कि तुम्हारे पास पहुँचाना है। जाओ जिसू कहता है अच्छा तो तुम उसकी बात क्यों मानते हो, तुम तो किसी से नहीं डरते हो ना? बिच्छू कहता है हाँ मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कौन कितने पानी में है, पर मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता और तुम मेरे से बहस करना बंद करो, समझ गए? और ये कहते ही बिच्छू वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू वो सब एक डेस्क पे रख देता है और एक जगह बैठ के एक किताब पढ़ने लगता है। कमरे में काऊ वेनिंग आता है तो देखता है उस चीज़ को, उसके अंदर एक लेटर भी था जो जाओ जिसू ने नहीं पढ़ा था। काऊ वेनिंग बोलता है ये कहाँ से आया है? जाओसू बोलता है भूत घाटी से। काऊ वेनिंग बोलता है इसमें क्या है? जाओ जिसू बोलता है शायद कोई लेप है। काऊ वेनिंग बोलता है ओ। फिर काऊ वेनिंग को ऊपर एक लेटर मिलता है तो वो हाथ में उठाता है और कहता है आपने पढ़ा? जाओ जिसू ने कहा नहीं मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। काऊ वेनिंग बोलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। जाओ जिसू बोलता है जो करना है कर लो। काऊ वेनिंग वो लेटर पढ़ने लगता है। वो लेटर अपने वैन गेजिंग ने लिखा था। लेटर के फर्स्ट में लिखा था मेरे प्यारे आजू तुम कैसे हो, तुम्हें मेरी याद तो नहीं आती ना? जाओ जिसू कहता है हाँ बहुत याद आती है, तुम्हारा गला जो दबाना है सामने आओ तभी तो तुम्हें मारूंगा। काऊ वेनिंग आगे बढ़ता है। आगे लिखा हुआ था मेरे प्यारे आजू मैंने ना तुम्हारे लिए एक लेप बनाया है, इसे ना 1 महीने तक अपने शरीर में रोजाना लगाना नहाने से पहले, ठीक है? जाओसू कहता है मैं तो कतई ही नहीं लगाऊंगा। काऊ वेनिंग फिर आगे पढ़ता है। आगे लिखा था ये सोचना भी मत कि मैं नहीं लगाऊंगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है, समझ गए? रिवाजों का तो पालन करना पड़ेगा ना, मैंने भी तो तुम्हारी शर्त मानी तो तुम्हें भी रिवाज का पालन करना पड़ेगा। जाओ जिसू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वैन कहता है फिर आगे ठीक है ये लेप लगा लेना और तुम ना शादी में कोई गहरा रंग पहनना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मान्यता है जितना गहरा रंग होता है जोड़े का उतना ही अच्छा रिश्ता होता है, तो प्लीज़ एकदम गहरा रंग पहनना। मैं भी काफ़ी गहरा पहन रहा हूँ रेड कलर का, तुम भी रेड पहनना या फिर ब्लू पहनना, तुम पे काफ़ी अच्छा लगेगा। जाओसू इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता है। जाओसू पानी पीने के लिए एक गिलास लेता है और पीने वाला रहता है। तभी जाओसू काऊ वेनिंग से बोलता है इतना ही लिखा था क्या? काऊ वेनिंग अटकते हुए कहता है लिखा तो और भी है पर वो मैं पढ़ नहीं सकता। जाओसू कहता है कुछ नहीं तुम पढ़ो। काऊ वेनिंग कहता है पक्का? जाओ कहता है हाँ। जाओ पानी पी रहा होता है तभी काऊ वेनिंग आगे का लाइन पढ़ता। आगे लिखा हुआ था ठीक है मेरे प्यारे आजू अब मैं चलता हूँ और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के तो जाओ जिसू जो पानी पी रहा था वो उसके गले में अटक जाता है और वो बहुत तेज खांसने लग जाता है। काऊ वेनिंग एक क्यूट सा चेहरा बनाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। कितना रोमांटिक बन रहा है ना भूत घाटी का राजा। काऊ वेनिंग कहता है जाओसू से क्या वो सच्ची में तो आपसे प्यार नहीं करता ना? जाओसू बोलता है एक दरिंदा किसी से प्यार नहीं कर सकता। काऊ वेनिंग से करता है। काऊ वेनिंग फिर कहता है कल से आपको ये लेप लगाना पड़ेगा ना? जाओसू कहता है हाँ लगाना तो पड़ेगा, उसने भी मेरी शर्त मानी है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। काऊ वेनिंग उस लेप की तारीफ करते हुए कहता है इसकी खुशबू तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत असरदार होगा ये। जाओ जिसू कहता है क्या पता। अब नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे वैन अपने यहाँ पे अपने शरीर पे लेप लगा रहा होता है और जाओ अपने यहाँ पे
दोनों एक साथ में ही अपने शरीर पे लेप लगाए होते हैं। फिर दोनों एक टाइम पे ही नहा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। वैन अपने यहाँ पे कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लेप अच्छा लगेगा आजू। और इधर आजू कह रहा होता है कि ये लेप काफी अच्छा है। इसको लगाने के बाद एक प्यारी सी सुगंध आ रही है और शरीर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब शादी का वक्त आ गया होता है। कल ही भूत घाटी के सारे लोग 5 लेक अलायंस में आने वाले थे। उधर तो बहुत धूमधाम से तैयारी हुई थी और गाँव चोन ने भी काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी। अब रात का समय था। वैन केजिंग अपने शादी के लिए अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। वैन के लिए वैन की माँ ने बहुत प्यारे प्यारे शादी के जोड़े बनवाए थे, पर वैन ने एक शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया था जो एकदम रेड था। वैन मन में ही सोच रहा होता है कि मैंने जो जाऊ को हेयर पिन दिया था काश वो लगाए और एकदम उसने रेड ड्रेस पहना हो। अब हमारे यहाँ पे जाऊ को दिखाया जाता है जो ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था उसके लिए भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस बनवाए थे, पर जाओ जिसू ने एकदम फीका कलर लिया था। उसने ना डल ब्लू कलर ले लिया था। काउवेनिंग जाओ से बोलता है पर उन्होंने तो कहा था कि डार्क कलर रहेगा तो सही रहेगा, आपने तो बहुत डल कलर ले लिया है। जाओसू बोलता हाँ मैं तो भूल गया था, अब मुझे याद आया। फिर जाओसू ना एक वाइट ड्रेस ले लेता है, एकदम वाइट फीका सा, कोई कलर ही नहीं, वाइट में तो कोई कलर ही नहीं होता। जाओसू वो ड्रेस ले लेता है और कहता है ये अच्छा है ना। काउवेनिंग बोलता है पर उनके यहाँ पे तो मानता है ना जितना रंग होगा उतने रिश्ता अच्छा होगा। जाओ जिसू मुस्कुराता है और कहता है हमारा रिश्ता कभी अच्छा नहीं होने वाला। मैं कितना भी गहरा रंग का जोड़ा पहन लूँ पर हमारा रिश्ता कभी अच्छा नहीं होने वाला, हमारा रिश्ता तबाही होगा, मैं जानता हूँ। काउवेनिंग और कुछ नहीं कहता, वो बस कह देता है। और अभी के लिए इतना ही, पर हमारे वैन और जाओ के शादी में जरूर रहिएगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। और उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस FF का नेक्स्ट पार्ट मैं जब भी डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए और एक कॉमेंट भी कर दीजिए क्योंकि आपका एक कॉमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।